नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज एक सरगुजा की कहानी की तरफ आपको ले चलता हूँ। सरगुजा में आज जयसिंह खुसरो कलेक्टर के पास पहुँचे और उन्होंने अपने 7 एकड़ जमीन पर जो उन्होंने कृषि कार्य किया था उसे रातों रात अडानी कंपनी ने अपने कब्जे में लेकर तारों से घेर दिया है। यह जो जबरन का घटना है, यह बहुत स्पष्ट रूप से खुल के आने वाला एक उदाहरणों में से एक है। सरगुजा और अंबिकापुर का क्षेत्र, साथ में रायगढ़ और तमनार का क्षेत्र अडानी के द्वारा जमीन को लगातार कब्जा किए जाने के किस्सों से भरा पड़ा हुआ है। वहीं बस्तर में अडानी, आर्सेलर और बड़े उद्योगपतियों को बस्तर की तमाम ज़मीनों को सौंपने के लिए लगातार अभ्यास हो रहे हैं और इस अभ्यास में आदिवासी, सुरक्षा बल, सामाजिक संगठन सभी इस अभ्यास में लगे हुए हैं और उसकी तीखी प्रतिक्रिया भी आप सबके बीच में आ रही है। खुसरो ने जनदर्शन में कलेक्टर के पास आज अपनी दुखड़ा सुनाया और बताया कि जबरन अडानी कंपनी ने उनके जोते हुए ज़मीन पर 7 एकड़ उनके निजी ज़मीन पर अडानी ने एकदम धूप रात में कांटों से घेर कर अपने कब्जे में ले लिया। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम राजा जयसिंह खुसरो है। मैं ग्राम पंचायत साली का निवासी हूँ। कहाँ आए हैं, शिकायत करने, क्या शिकायत है आपकी? जी, आज मैं कलेक्टर ऑफिस में आया हूँ। अभी जनदर्शन मैंने आवेदन किया है। 11 जुलाई मध्य रात्रि में हम लोग का खेत में जिसमें फसल बोया था, फसल को बहुत सारे बुलडोजर लाके अडानी कंपनी नष्ट कर दिया, जिसमें हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया है। हम किसान हैं, क्योंकि हमारा आय का एकमात्र साधन कृषि होता है। इसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए थे। कितनी जमीन में फसल लगाए थे? एक्चुअली हम लोग का पूरा परिवार में चला गया है बुलडोजर। इसमें लगभग 7 एकड़ ज़मीन है। 7 एकड़ ज़मीन में जिस प्रकार से रात में किया गया है काम, इसका मैं निंदा करता हूँ। और जब सही काम कर रहे हैं, दिन में क्यों नहीं कर सकते, रात के अंधेरे में करने की क्या जरूरत था। मैं प्रशासन से इसके लिए निष्पक्ष जाँच की मांग करता हूँ। क्या वो जमीन अधिकृत थी? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि ये खदान जो इन्होंने खोला है, फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर खोला है। हमने अपोज कर रहा है, कई बार हमने इसके संबंध में ज्ञापन अवगत कराते रहे प्रशासन को, और हमने किसी प्रकार का मौजा किया नहीं लिए हैं। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच फर्जी ग्राम सभा, इसके बाद अब आगे कार्रवाई किया जाए। आगे क्या करने का प्लान है? कार्रवाई नहीं? देखिए, आगे हम लोग व्यापक रणनीति बना रहे हैं। अभी 17 तारीख को हम लोग का मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम लोग और रणनीति बनाएंगे। इसके बाद ऐसे किसानों का अवमानना कर रहे हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर साहब ने क्या भरोसा दिया? कलेक्टर साहब ने बोला है मैं इसमें जांच करूंगा, फिर कार्रवाई करूंगा, इसका आश्वासन दिया है। लगता है कार्रवाई होगा? अब देखते हैं, बाकी ऐसा उम्मीद करते हैं कलेक्टर साहब से निष्पक्ष जांच करवा दें। किस चीज़ की फसल लगाए थे? धान की फसल किए थे हम लोग। कितना का नुकसान हो गया हमको लगता है? अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 7 फैमिली का है। 7 फैमिली में हम लोग को 15,000 अभी मतलब बीज खरीदे उसमें हुआ है। कितना खंडीदार होता है? धान कितना होता है? पैदावार कितना होता है? धान पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 7 एकड़ में आप अनुमान लगा सकते हैं। 7 एकड़ कोई छोटा मोटा ज़मीन नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फसल होता है। आप छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के उनके असहायता को बहुत करीब से देख रहे हैं। लगातार अडानी के कंपनी को कोयला उत्खनन और बिजली उत्पादन के लिए अंबिकापुर, सरगुजा, रायगढ़ की ज़मीनों को खाली किया जा रहा है। वहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है। हसदेव और उसके आसपास जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है, जहाँ से हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उस फेफड़े पर यह बहुत भयानक हमला है। अडानी का कोई नया किस्सा नहीं है। अडानी ने सरकार के साथ एमडीओ करके और बहुत सारे उनकी कंपनियां एमडीओ करके, राजस्थान जैसे कंपनियों, महाराष्ट्र जैसे कंपनियों के साथ एमडीओ करके वो लगातार
इस प्रकार के गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बस्तर में आपने बहुत पहले सुना होगा 2018 के आसपास वहाँ के पहाड़ी को आदिवासी देने से मना कर दिए थे और यह पहाड़ी NMDC द्वारा संचालित होती है। NMDC के द्वारा अडानी के साथ MDO के तहत वहाँ के 13-14 नंबर पहाड़ियों को अडानी को देने की बात हुई थी, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ हमारे देवता निवास करते हैं, इस वजह से ये उत्खनन कुछ दिनों के लिए रुक सा गया है। लेकिन बस्तर के जो हालात हैं, बस्तर की जो परिस्थितियाँ हैं, तमाम सुरक्षा बलों और सरकार के द्वारा मार्च 2026 तक माओवाद के खात्मा की घोषणा के बाद भी कोई खास आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आता है नहीं दिख रहा है। लगातार वहाँ के आदिवासियों को माओवाद के नाम पे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनसे सरेंडर करवाए जा रहे हैं, उन्हें सरेंडर नीतियों की तरह सुविधाएं देने की बात हो रही है। और जो माओवाद और सरकार के इन पचड़ों में नहीं है तो वे आंध्रा और उनके सीमाओं में जाके या तो मिर्ची तोड़ रहे हैं या दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत साली में मैं आनंदराम कुशरो, मेरा फसल अभी जो धान बोया था, इसमें रात का 11-12 बजे बुलडोजर कंपनी वाले यहाँ बुलडोजर चलवाए, एक फेंसी तार है, देख लीजिएगा। ये सब हम खेती कर रहे थे, किसी का नुकसान हम नहीं किए। हम अपना खेत नागा जोते और हम बॉक पार करके हम आसे आप चले गए और उन्हीं लोग रात का 11-12 बजे इन्हें बुलडोजर हैं। ये बहुत दुखित की बात है, ये अन्याय कर रहे हैं। जब इनको डर नहीं था, सही काम कर रहे थे, राय के क्यों किया गया? मैं इसका लिए बहुत मैं निंदा करता हूँ। और जो ये अन्याय है, अन्याय के लिए जो अन्याय किया है उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, मैं सरकार के पास मैं पूछना चाहता हूँ कि जब फसल में जो ऐसा हम बहुत पार थे, इसमें बुलडोजर चला, हम किसी का नुकसान नहीं किया, हम पैसा नहीं लिया, हमारा खेती सुरक्षित, हम खेती किया। लेकिन जब ऐसा हो गया तो न्याय हमको मिलना चाहिए, अन्याय जो किया है उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। मैं ग्राम साली से आनंदराम कुशरो जी। हाँ, आदिवासियों की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होते जा रही है छत्तीसगढ़। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार रायगढ़ में 1000 से ज़्यादा पेड़ों को अदानी समूह ने काट कर ख़त्म कर दिया। ये तमाम जीवधारी पेड़ लगभग आसमान को छूने वाले जैसे बड़े बड़े पेड़ थे। इनको काट के इन पेड़ों का एक मसान घाट बना दिया गया। यह जो जंगल आपको दिख रहा है, यह रायगढ़ का जंगल है, जहां हाल ही के दिनों में 1000 पेड़ों को काट दिया गया। यह बहुत जीवनदायिनी पेड़ हैं जो पृथ्वी से आसमान को छूने लगते हैं। ऐसे जीवनदायिनी पेड़ों को अडानी के इशारे में यहाँ पर सुरक्षा बलों के संरक्षण में काट दिया गया। यह हरे भरे कटे हुए पेड़ों का शमशान घाट बन गया है। आपने कभी पेड़ों का शमशान घाट देखा है? तो देखिए, यह छत्तीसगढ़ में पेड़ों का शमशान घाट है, जहाँ पर लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। कभी 1000 की संख्या में, कभी 500 की संख्या में, कभी उससे भी ज़्यादा। यह कटाई सिर्फ रायगढ़ में ही नहीं, तमनार और हसदेव के क्षेत्रों में भी यह निरंतर जारी है। अब यह तो छत्तीसगढ़ के उत्तर छत्तीसगढ़ का कहानी है। अब जब छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर के कहानियों को देखेंगे तो वह उत्तर छत्तीसगढ़ से बिल्कुल अलग है। और कटाई का ये सिलसिला यहाँ रुक नहीं रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि इन हरे भरे और कई सौ साल पुराने पेड़ों को काट के
विकास को जल्द से जल्द उतारेंगे। और अब आपको मैंने पहले ही बताया कि खुसरो इन बातों को लेकर वहाँ के कलेक्टर के पास पहुँचे हैं और गुहार लगाई है कि उनकी ज़मीन को अडानी से छुड़ाया जाए और उनके 7 एकड़ ज़मीन को उन्हें सौंपा जाए। कौन सी कंपनी का आदमी? जी देखिए, यहाँ पे राजस्थान राज्य सरकार को मिली है, लेकिन यहाँ पे अडानी कंपनी ठेके के रूप में कर रही है। वहाँ पे मनमानी अडानी कंपनी एकदम लोगों को रौंदते हुए कार्य कर रही है। तो मुआवजा मिल पाया है प्रमाण पत्र? जी मुआवजा मिल पाया है? जी देखिए, लोग मुआवजा नहीं लिए हैं। क्योंकि एक किसान जो है अभी जो खेती किया था मुआवजा नहीं लिया है, ना मैं लूंगा नहीं बोल रहा है, उस खेती को कल रात में रौंद दिया गया। सरकार को देखिए, हमारी समस्या को देखते हुए इस बारिश के 3 महीना के मौसम के लिए जहां वह हमें सोसाइटी से गरीबी रेखा के नीचे और तमाम राशन कार्डधारी को 3 महीना का राशन दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों को उनके ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। और कुछ लोग जो मीडिया के पास आ सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, वह तो अपने आवाज़ को किसी न किसी माध्यम से खबरों में लेके आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ला रहे हैं। लेकिन ऐसे असंख्य परिवार है आदिवासियों का जो अपने आँखों के सामने सरगुजा, अंबिकापुर, हसदेव, रायगढ़, तमनार यहाँ के जंगलों को कटते हुए देख रहे हैं और असहाय होकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज राज्यपाल महोदय से आदिवासियों के जो जमीन, उनके गांव, उनके बसाहट के संबंध में हम लोगों ने चर्चा करने के लिए उनसे समय मांगा था। और मुख्य रूप से जो इस क्षेत्र में जो हसदेव अरण्य में जो कोल माइंस है राजस्थान सरकार की, जिसको खोदने का काम अडानी को दिया गया है, जिससे कई गांव विस्थापित हो रहे हैं। और उसमें ट्राइबल लोगों के सिर्फ विस्थापन की बात नहीं है, उनके जाति से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो भी अब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सेटलमेंट समाप्त हो गया है और उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही। कल परसों ये जो हमारे साथ काश्तकार हैं, इनकी जमीन में इन्होंने धान बोया था, उस धान को अडानी के लोगों ने जोत दिया। किस मुसीबत में, किस तरीके से इन्होंने बीज खरीदा, उसकी जोताई की, इंतजार में थे कि फसल लगेगा तो हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन वो समय भी अब इनके पास नहीं है। जितने भी दस्तावेज हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को दिया है, उन दस्तावेजों की सुनवाई मैंने स्वयं की थी और ग्राम सभा फर्जी है, जिसके आधार पे उस कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है। एक भी कागज राजस्थान सरकार ने जो प्रस्तुत किया है भारत सरकार के पास और छत्तीसगढ़ सरकार के पास एक भी वैध नहीं है, लेकिन उनको खदान दिया गया है और उससे सारे आदिवासी परिवारों के ऊपर संकट के बादल गहरा रहे हैं। इसी के संबंध में हम राज्यपाल महोदय से मिले थे। यहाँ पर मैं आया था तो ये बांगो के जो लोग हैं, इन्होंने वन भूमि का पट्टा का जो बात कहा, वन भूमि के ये कब्जेदार है, लेकिन इनको ग्राम सभा में पारित होने के बाद भी इनको जमीन नहीं मिल रहा है। इनकी जमीन किसी अन्य व्यक्ति को पटवारी और राजस्व विभाग के द्वारा बतलाया जा रहा है कि ये जमीन आपका नहीं है, दूसरे का है। ऐसे में इन लोग क्या करेंगे बताओ। इसी संबंध में हम लोगों ने बातचीत किया। क्या बोले राज्यपाल महोदय को पहले से बात हसदेव के संबंध में मालूम था। जिस दिन हमने सुनवाई किया, ये मुख्य उसका पक्षकार है, आवेदक है, इसके साथ 43 लोग और थे। उन सारे लोगों की सुनवाई के कागज हमने 11वें महीने में 2024 को 16 तारीख को उनको भेज दिया था। और क्यों ना हुआ सहाय हो, क्योंकि सरकार की तमाम ताकतें अडानी को ज़मीन देने के लिए वहाँ पर झोंक दी गई है। उनकी पुलिस, उनके सुरक्षा बलों को वहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया गया है। और आप तो जानते हैं कि सुरक्षा बल की कार्रवाई इस भारत में संवैधानिक कार्रवाई होती है और उनके सामने ये आदिवासी मजबूर है। खैर, उत्तर का जो छत्तीसगढ़ है, जो आदिवासी क्षेत्र है, वो तो नक्सलवादियों से मुक्त है। वहाँ का जो दृश्य है बहुत अलग है। वहीं जो दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जैसे जैसे
नक्सली बड़े नेताओं को इन्होंने मौत के घाट उतारा है और कई नेताओं को लगातार ये मौत के घाट उतारते जा रहे हैं और नक्सलियों को सरेंडर के लिए मजबूर कर रहे हैं या कुछ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। उस बीच वहाँ पर यह भी आवाज़ आ रही है कि बोध घाट परियोजना फिर से बिजली उत्पादन के लिए शुरू होने वाले हैं। इस खबर को आपने दक्षिण कौशल में देखा सुना है और पाठकों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आदिवासियों के लिए एक बड़ी समस्या है। ये सिर्फ मात्र आदिवासियों की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों का समस्या है कि उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्या को एक किनारे करते हुए इस प्रकार विकास की एक नई लकीर छत्तीसगढ़ में खींची जा रही है, जिसमें आदिवासी सबसे पहले इसके बलि चढ़ेंगे। लगातार कई सालों से माओवाद के नाम पर आदिवासी जेलों के अंदर कैद हैं। उनके साथ बलात्कार, अनाचार, अत्याचार सब कुछ हुआ, जन जागरण से लेकर सलवा जुडू, और उसके बाद अब ऑपरेशन कगार के नाम पर लगातार आदिवासी वहाँ पर परेशान हैं। नक्सलियों को खोजने के नाम पे आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके साथ अनाचार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है और जो युवा वर्ग है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, युवा वर्ग इसके लिए अपने जान को बचाने के लिए इधर उधर मारे फिर रहे हैं। आपने सलवा जुडू में सुना होगा जब 650 से भी ज़्यादा गांव को जला दिया गया था, उस समय कई लाखों में आदिवासी आंध्र के सीमाओं में जाकर जीवन बसर कर रहे थे। आपने अगर दक्षिण कौशल पढ़ा होगा तो दक्षिण कौशल में हमने साड़केगुड़ा, एडसमेटा, नुलकातोंग जैसे बड़े मुठभेड़ों के बारे में हमने आपके सामने खुलासा किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि आदिवासियों को माओवाद के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया है और वो तमाम आदिवासी बीज पंडुम मना रहे थे। और यह समय सही में बीज पंडुम का है, जब आदिवासी अपने उपजाऊ ज़मीन पर धान को रोपेंगे और बीज को बोएंगे। जब बीज बोएंगे तो धान का उत्पादन होगा। उसके साथ साथ आदिवासी जो हमारे मुख्य फूड सर्किल है, गेहूं और चावल के अलावा ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी का भी उत्पादन लेते हैं, जिसे हम फूड सर्किल से बाहर कर चुके हैं। वो इस मौसम पे पेंदा खेती करते हैं और फसल का उत्पादन करते हैं। तो ये सिर्फ आदिवासियों की चिंता नहीं है। खुसरो ने जो गुहार लगाई है, हम आशा करते हैं कि उनकी गुहार सुनी जाएगी और अडानी के हाथ से उनको उनकी ज़मीन वापस लौटाया जाएगा। लेकिन ये कितना संभव हो पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार, पूंजीपतियों की नीतियों के सामने नतमस्तक होते हुए देखे गए हैं। पूंजीपतियों के सामने अडानी, अंबानी, आर्सेलर, बिरला, हिंदुजा, इन तमाम कंपनियों के सामने यहाँ के सरकार झुक रही है और यहाँ के मूल निवासियों से उनका ज़मीन छीन रही है। बताते चलूँ, अगर आदिवासी जीवित नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन पर भी खतरे की घंटी मंडराएगी। ये तमाम आदिवासी प्रिमिटिव स्टेज में हैं और जो जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं उस रफ्तार में भी वो पहुंच नहीं पाए हैं। कई सारे क्षेत्रों में सरकार भी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वहाँ माओवाद पहुंच गया है। यह चौंकाता है हमें कि जहाँ पर आदिवासी हैं वहाँ पर सरकार तो नहीं पहुँचे, माओवादी पहुँच गए। और जब तक इस प्रकार की असमानता और इस प्रकार के मतभेद रहेगा, आदिवासियों के ज़मीनों को कोयला खदान के लिए, हीरे खदान के लिए, लोहे के उत्खनन के लिए और पेड़ों को काटने के लिए होम किया जाएगा, तब तक हमारे जीवन की भी संकट मुँह बाय खड़े रहेगी। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की जो मंशा रही है कि वेटलैंड संरक्षण को लेकर के, राज्य वेटलैंड संरक्षण को लेकर के और जैव विविधता को लेकर के
जो माननीय हमारे विधायकों के जो प्रश्न होते हैं उसको लेकर के यहाँ पर एक वर्कशॉप के माध्यम से प्रेजेंटेशन किया जाए और उस प्रेजेंटेशन के दृष्टि से हमारा विभाग यहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण करेगा और संबंधित कोई भी यदि प्रश्न होगा तो उस प्रश्न का जवाब भी हमारे विभाग के अधिकारी और जो रहेंगे उन लोग भी इसमें उत्तर दे सकेंगे। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं सीधे सीधे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को आज की इस कार्यशाला के पश्चात वृक्षारोपण का एक वृहद कार्यक्रम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने रखा हुआ है नए विधानसभा परिसर में, तो वहां पर भी आप सभी को निवेदन करते हुए आमंत्रित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं इस अवसर को चिरस्मरणीय बनाने के लिए महोदय जी से निवेदन करूंगा, माननीय वन मंत्री जी से, कि हमारे मंचासीन अतिथियों को एक एक प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए ये ऑर्किड का पौधा सामान्यतया इस वातावरण में, इस पर्यावरण में कम उगता है, नियंत्रित वातावरण चाहिए इसके लिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के लिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के लिए, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः आपको आमंत्रण दे रहा हूं सर। अब मैं समस्त सम्मानीय मंचस्थ समस्त अतिथियों से आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री अतिथि से सामने के दीर्घा में बैठ करके इस प्रेजेंटेशन को रख लेंगे। आज हमारे बीच यहां इस सभागार में दो प्रस्तुतियां हैं। ये दोनों प्रस्तुतियां अभी यहां पर प्रथम प्रस्तुति के रूप में मैं आमंत्रण दे रहा हूं श्री राकेश चतुर्वेदी जी को, अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड छत्तीसगढ़। जैव विविधता के जो यहाँ पर कार्य हुए हैं, बोर्ड के द्वारा संचालित हुए हैं, उन कार्यों के बारे में और उसके भविष्य की रूपरेखा के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करेंगे श्री राकेश चतुर्वेदी जी। धन्यवाद आलोक। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, सम्माननीय श्री अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री, सम्माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायकगण, सम्माननीय मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, सम्माननीय श्रीमती ऋचा शर्मा जी एवं मेरे प्रिय साथियों, पत्रकार बंधुओं। पद्म पुराण में एक उल्लेख है कि 84 लाख योनियां पाई जाती हैं, जिसमें जलचर, थलचर, नभचर, पशु पक्षी और वनस्पतियां हैं। इसका उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है और गरुड़ पुराण में भी मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एक प्रोफेसर कैमिलो मोरा ने और उनके सहयोगियों ने काफी विस्तार से अनुसंधान करने के पश्चात वो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस पृथ्वी में लगभग 8.4 मिलियन अर्थात 84 लाख से अधिक पशु पक्षी, मनुष्य, जलचर, नभचर, थलचर और जीव जंतु विद्यमान हैं।
परमात्मा अदृश्य है, उसका प्रत्यक्षीकरण प्रकृति है और प्रकृति से पुरुष की उत्पत्ति हुई है। तो प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर संबंध को जानना, उसको समझना और उसका सम्मान करना, यह हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। और शायद इसीलिए वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में पशु पक्षियों का, पर्वतों का, नदियों का, जीव जंतुओं की पूजा अर्चना का प्रावधान है। इस पारस्परिक संबंध को शायद विश्व स्तर पर, विश्व मंच पर सबसे पहले समझा गया या स्वीकार किया गया वर्ष 1992 में, जब ब्राजील के रायो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। पहली बार विश्व मंच ने इस मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को जानने का, समझने का और उसका सम्मान करने का प्रयास किया। और इस शिखर सम्मेलन का जो एक महत्वपूर्ण निर्णय था, वह था कि नैसर्गिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और विकास में स्थानीय वनवासियों, स्थानीय समुदायों की सहभागिता और उसके बाद वैज्ञानिक विदोहन के पश्चात उससे प्राप्त होने वाले आय से लाभांश का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों को और स्थानीय वनवासियों को दिया जाना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण निर्णय वर्ष 1992 के शिखर सम्मेलन में निकल करके आए थे। इसके पश्चात इसी अनुक्रम में वर्ष 2002 में नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट आया, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम। और इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था, वह था जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग और उससे प्राप्त होने वाले आय का एक समुचित हिस्सा स्थानीय समुदाय को जाना चाहिए। जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत ये 3 स्तरीय संरचना थी। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। दूसरा, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, ये सभी राज्यों में इसका गठन हो चुका है। तीसरा, जो ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए जो संरचना थी, वह था बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जिसे हम संक्षिप्त में बीएमसी कहते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 1/8/2015 के द्वारा प्रत्येक वन मंडल स्तर पर एक तकनीकी समूह का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारी उसके सदस्य हैं और स्थानीय जो वन मंडलाधिकारी है वो उसका समन्वयक अधिकारी है, नोडल अधिकारी है। छत्तीसगढ़ में 16 फरवरी 2006 को जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें पहले अध्यक्ष माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे। फिर 2014 में 28 फरवरी 2014 को इसका पुनर्गठन हुआ। उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी इसके अध्यक्ष थे। उसके तत्पश्चात माननीय श्री महेश गागड़ा जी इसमें अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वर्ष नवंबर 18 से जनवरी 2020 तक माननीय मोहम्मद अकबर जी इसके अध्यक्ष थे। 2020 में इसमें इस पूरे समिति का एक फिर से पुनर्गठन हुआ और इसमें अध्यक्ष के रूप में मेरी पदस्थिति हुई थी। तब से मैं आज तक इसमें कार्यरत हूं। जैव विविधता के विघटन का जो मुख्य कारण है, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आवास का जो विनाश और विखंडन, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों का आगमन, जो इन्वेसिव स्पीसीज जिसे हम कहते हैं, और संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अवैज्ञानिक दोहन और क्लाइमेट चेंज। ये एक विश्व में जो प्रजातियां पाई जाती हैं, उसके बाद जो भारतवर्ष में जो प्रजातियां पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में जो पौधों और प्राणियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनकी एक संक्षिप्त जानकारी है। जैव विविधता प्रबंधन समिति जो इसका एक मुख्य अवयव है इस त्रिस्तरीय संरचना का, इसमें प्रत्येक जी जी अरे जैव विविधता प्रबंधन समिति का जो गठन
किया गया है प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने अधिकार के क्षेत्र के भीतर एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा। इन समितियों में स्थानीय निकाय द्वारा नामित 7 स्थानीय जानकार व्यक्ति होंगे, जिन्हें कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। नामांकित व्यक्तियों में जड़ी बूटी विशेषज्ञ, कृषक, गैर लकड़ी वन उपज संग्राहक, व्यापारियों, मछुआरों, उपयोगकर्ता संघों के प्रतिनिधियों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और किसी भी व्यक्ति या संगठन के प्रतिनिधि में से चुना जाना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों का अनुपात जिले की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। बीएमसी के गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या स्थानीय निर्वाचित निकाय के कार्यकाल के बराबर होगा, परंतु नई समिति के गठन तक पुरानी समिति कार्य करती रहेगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता प्रबंधन समिति के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में होने वाले जैविक संसाधनों या उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय जैव विविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करेंगे। अभी सर इसमें टोटल सर 12,006 बनने थे, जिसमें 10,693 बन चुके हैं। शेष अभी प्रक्रिया में है सर। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था सर, एनजीटी का एक निर्णय हुआ था। ये जैव विविधता प्रबंधन समिति और जैव विविधता पंजी, इसमें क्या है सर, प्रत्येक जैव विविधता प्रबंधन समिति में एक रजिस्टर बनेगा जिसका प्रारूप नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा फिक्स किया गया है, जिसमें स्थानीय संसाधनों का पूरा सर्वेक्षण है, स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का पूरा सर्वेक्षण है। और इस पे सर ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित करके इसमें समय सीमा निर्धारित की थी और उसमें 10 लाख रुपए प्रति माह की दर से राज्य शासन द्वारा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को दिया जाना था, क्योंकि उस समय बीएमसी का निर्माण और जैव विविधता पंजी का निर्माण जो है वो नहीं हुआ था। इस पेशी में सर उस समय तत्कालीन मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर जी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे और एनजीटी के आदेश के पश्चात फिर इसमें बहुत गति आई सर। और इसमें अभी ये जो स्थिति है सर, हमारी ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 11,668 थे, टोटल 12,008 बीएमसी का गठन होना था सर, जिसमें 10,693 जो पीबीआर हैं ये बन चुके हैं। समितियों का गठन सर पूरा हो चुका है, 12,008 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन पूरा हो चुका है, जिसमें से 10,693 पीबीआर बन चुके हैं। ये जो पीबीआर हैं सर ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और इसकी जो स्क्रूटनी के लिए हम लोगों ने जो जिला स्तर पर एक टेक्निकल कमेटी बनाई हुई है और उसके अलावा राज्य स्तर पर भी एक एक्सपर्ट लोगों की कमेटी है जो इसकी स्क्रूटनी करने के पश्चात इसका अनुमोदन करती है। इसके पश्चात सर पीबीआर निर्माण तो हो गया, बीएमसी का गठन हो गया, पीबीआर निर्माण के बाद जो कार्यवाही की जानी है सर वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें उन प्रजातियों को जानना जो स्थानीय रूप से शीघ्रता से समाप्त हो रहे हैं एवं ग्रामीणों में प्रसार करने बाबत सभी बीएमसी में प्रशिक्षण देना है। ऐसे जो विलुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए बीएमसी का सक्रिय होना और अत्यधिक अवैज्ञानिक विदोहन पर रोक लगाना, उन प्रजातियों को जानना जिसका विनाशयुक्त विदोहन बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण हो रहा है एवं उसे रोकने की कार्यवाही करना। जैसे आंवला, चिरौंजी को परिपक्व होने के पहले तोड़ देते हैं लोग। औषधि प्रजातियों के बीज जैसे चिरायता परिपक्व होने से पहले जड़ सहित निकाल लिया जाता है। जंगल में पाए जाने वाले अन्य कंद मूल को संपूर्ण रूप से विदोहन करना तथा भविष्य के लिए बिल्कुल ना छोड़ना, ये सारी चीजें जो है सर जो जिसको हम डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग कहते हैं, गैर वैज्ञानिक विदोहन। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले जो रेयर एंडेंजर्ड प्रजातियां हैं सर, उनके पक्षियों के घोंसलों से बच्चों को निकालने से बचाना, जैसे पहाड़ी मैना, तोता, ये इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है सर कि उनको घोंसलों से अर्ली स्टेज में ही बच्चों को निकाल लेते हैं। ऐसे व्यापारी जो लघु अनुपज प्रजातियों का संग्रहण कर व्यापार कर रहे हैं, उनसे समान लाभ साझाकरण के प्रक्रिया अनुसार एबीएस एप्रोप्रिएट बेनिफिट शेयरिंग की राशि वसूलना,
परंपरागत रूप से जड़ी बूटी से उपचार करने वाले जो वैद्य हैं सर, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनके नॉलेज सिस्टम को सर्टिफाई करना, डॉक्यूमेंटेशन करना। अन्य विभाग की जो योजनाओं में भी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कार्यों को सम्मिलित करना तथा संरक्षण हेतु आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन देना। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का आइडेंटिफिकेशन करना एवं उसका संरक्षण करना। जो जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं, इसकी पहचान कर सर उन्हें सुरक्षित करना और संरक्षित करना। एक जो और महत्वपूर्ण इसमें है सर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अनधिकृत दावों को रोकना, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी सर वनौषधियों से, जड़ी बूटियों से बहुमूल्य प्रदेश है और बहुत ही रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। तो उसके संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है सर कि कहीं पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अभी तक के सर छत्तीसगढ़ में 112 पौधे जो है वो थ्रेटन्ड स्पीसीज के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं और इनका ये सारी जानकारी जो जैव विविधता पंजी ग्राम पंचायत स्तर पर या स्थानीय निकाय स्तर पर बनाई गई है सर, उसमें ये सारी जानकारियां डॉक्यूमेंटेड हैं। अभी जो एक हम लोगों ने किया है सर कि इसमें जितने बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, लगभग 1235 इनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। इसमें बस्तर अंचल में सर 43 वैद्यों के सर्टिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सरगुजा में 44 वैद्यों के सर्टिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। एक सर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चैलेंजिंग काम जो होता है सर, वो पैराटैक्सोनॉमी, जो वनस्पतियों को पहचानना। तो इसके लिए सर हम लोगों ने कांकेर और जगदलपुर में कुल 105 युवाओं को अभी प्रशिक्षण दिया गया है और आगे हमारी योजना है सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में लगभग 400 युवाओं को, ये बॉटनी बैकग्राउंड के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं सर, जिनको हम लोग इस विषय में प्रजातियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए सर उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसमें सर एक जो महत्वपूर्ण निर्णय जो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम के अंतर्गत जो लिया गया था सर, इसमें ये एक्ट में प्रावधान है कि जैव संसाधनों के क्रय मूल्य के 2% तथा विनिर्माता पर क्रय मूल्य के 4% राशि लिए जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित ये हमारे यहाँ हो चुका है। अभी केवल तेंदुपत्ता के व्यापार में सर 2% की एबीएस की राशि प्राप्त की जा रही है। ये कैबिनेट से निर्णय हुआ था और उसके परिपालन में 2023 से सर इस पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 2022-23 में जो टोटल परचेज प्राइस था 655 करोड़ का था, इसमें से 2% एबीएस का अमाउंट था 10.89 करोड़ जो है। ये राशि जो हम व्यापारियों या विनिर्माताओं से या जो नैसर्गिक संसाधनों का जो उपयोग करता है उससे जो ये राशि हम वसूल करेंगे सर, इस राशि का स्थानांतरण वापस जो है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज में जाएंगी और इसका उपयोग उन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और विकास में किया जाएगा। ये गिधवा परसदा में सर एक पक्षी जागरूकता एवं एक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हमारे बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अंतर्गत किया गया है। वेटलैंड के अंतर्गत सर दुर्ग में चीचा, चाणकपुर, बेलौदी एवं सांतरा इसको विकसित किया गया है। धमतरी में, अंगार मोती में एक बायोडायवर्सिटी अवेयरनेस वॉक, नेचर ट्रेल का विकास किया गया है। कांकेर में सर पक्षी पर्यटन केंद्र के रूप में साहवाड़ा को विकसित किया गया है। इसमें राज्य के जो प्रमुख हमारे वेटलैंड्स है सर, उसमें एवी फौना सर्वे का कार्य ये अभी हमारा प्रगति पर है। अभी इसमें कुछ बहुत सारे जो हमारे नॉलेज पूरा जो है छत्तीसगढ़ के जो डाइवर्सिटी है सर, उस पर हम लोगों ने काफी अच्छे ऑथर से, रिसर्च स्कॉलर्स लोगों से काफी पब्लिकेशंस भी करवाया है। 25-26 में जो हमारा इसमें सर करीब 1000 कुछ अभी पीबीआर का काम जो है वो चल रहा है। इसके अलावा सर ये एक जैव विविधता आधारित परंपरागत ज्ञान रखने वाले वैद्यों का भारत शासन आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो सर्टिफिकेशन का कार्य ये चल रहा है। युवाओं को पैराटैक्सोनॉमी प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। एक सर रायपुर में जंगल सफारी के बाजू में लगभग 250 हेक्टेयर की जमीन कभी बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए दी गई थी। यहाँ पर सर एक विश्व स्तरीय बायोडायवर्सिटी पार्क किया जा सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, माननीय वन पर्यावरण आवास मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम इस बायोडायवर्सिटी बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा सर कि इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ये 250 हेक्टेयर का ये पैच है सर, और ये बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए ही कभी 2007 या 8 में वन विभाग को दिया गया था। दुर्भाग्यवश उस पर काम नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि एक विश्व स्तरीय बायोडायवर्सिटी पार्क यहाँ पर बनना चाहिए।
बाकी सर जो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च प्रोजेक्ट्स का काम हम लोग कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि हम एक तालाबों का राज्य हैं। रायपुर तालाबों की नगरी है, रतनपुर तालाबों की नगरी है। जब मैं इसके इतिहास के पन्ने खंगाल रहा था पिछले 2 दिनों में इस प्रस्तुतिकरण की तैयारी के लिए, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री तालाबों की 2000 साल पुरानी है। एक जांजगीर चांपा में जो किरारी गांव में एक हीराबंद तालाब है, उससे जो एक स्तंभ प्राप्त हुआ है, उसकी खुदाई से पता चलता है कि 2000 साल पुराना है। 1402 में ये बूढ़ा तालाब बना हुआ था। इसके अलावा धमधा नगर पंचायत है, 121 तालाब हैं। इसमें अभी मैं एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से एक वहां पर पब्लिक अवेयरनेस के कारण वहां के तालाबों को कब्जों से मुक्त किया जा रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। आप ये देखें, जब हिस्ट्री पे जाएं तो धमधा ब्लॉक के तालाबों के अतिरिक्त जांजगीर चांपा में एक खोखरा तालाब है, खोखरा गांव है, जो कि मुझे लगता है कि राज्य का एकमात्र ऐसा गांव होगा जहां 65 तालाब हैं। तो ये जितने तालाब हैं, ये जिस तरीके से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं और जैसे पानी की समस्या आ रही है, 100 साल पहले यहाँ पर 1600 mm की बारिश थी। एक आंकड़ा मैं प्रस्तुत करूंगा, और अभी 1200 mm की है 100 साल बाद। 4 mm पर ईयर का लॉस है। तो उस परिस्थिति में ये तालाब हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, किस तरीके से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि फ्यूचर में कितना हमारे लिए आवश्यक होगा। एक मैं उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। एक इतिहासकार यहाँ पर आर्यन मिश्र हैं, और सौभाग्य से वो मिल गए, और हमने अजय शर्मा जी को बोला कि उनसे आप इंटरव्यू कीजिए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक तालाब जो बस्तर भूषण केदारनाथ ठाकुर जी ने बनवाया था 1910-15 के आसपास, वो अब अस्तित्व में नहीं है। तो कल की बात है, मैंने बोला इसको खोजा जाए, कहाँ पर है ये। तो खोजते खोजते ये मिला कहीं पर। आप देखिए किस तरीके से तालाब मरते हैं, धीरे 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 धीरे, और ये पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हमेशा होता रहेगा, और ये हमेशा चलेगा। और जब तक हम एक स्टेप आगे लेंगे, हो सकता है 2-4 तालाब और मर जाएं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से हम तालाबों को बचाएं और किस तरीके से स्टेट वेटरनरी अथॉरिटी काम करेगी, उस पर एक संक्षिप्त जानकारी है। ये कल का ही फोटोग्राफ है, और वहां के लोगों का इंटरव्यू लिया हम लोगों ने कि धीरे 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 पिछले 100 सालों में एक दिन में तालाब नहीं मरेंगे। आप ये देखिए, एक अनुपम मिश्र जी हैं, उन्होंने कहा कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए। 2000 साल का इतिहास हम तो अपने यहाँ देख रहे हैं, 600 साल का इतिहास बूढ़ा तालाब का देख रहे हैं। इन तालाबों को बनाने के पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, एक दहाई थी बनाने वालों की। लेकिन पिछले 200 सालों में हमने एक नए किस्म की पढ़ाई पढ़ी, और समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य कर दिया। तो जिस तरीके से ये तालाब शून्य होते जा रहे हैं, उसको आगे कैसे बचाया जाए, उसके बारे में। संस्कृति की जब हम बात करें, एक दिन हमारे माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि कुछ जगहों पर बड़े गर्व से वो कहते हैं कि 6 कोरी 6 आगर वाले गांव हमारे हैं, मतलब 126। कहीं बस्तर में आप देखें तो कहेंगे कि 7 कोरी 7 आगर वाले गांव के हम लोग हैं। इस तरीके की एक सेंस ऑफ प्राइड हुआ करता था कि हमारे पास इतने तालाब हैं। अब ये एक डेफिनेशन है जिसको हम कहेंगे वेटलैंड का मतलब बहुत मोटे में समझें कि कोई भी तालाब, कोई भी जलाशय, कोई भी वाटर बॉडी को हम वेटलैंड कह सकते हैं। बहुत कॉमन शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में हम जाए तो उसकी गहराई की बात करते हैं, उसमें किस तरीके से एक्वेटिक लाइफ होगी उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन ये इसके डेफिनेशन पे न जाके और इसकी उपयोगिता पे न जाके सीधे मैं आऊंगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से इसको देखें। नेशनल वेटलैंड एटलस एक बनाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो सैटेलाइट सर्वे का काम करती है और लगातार हमको डेटा देती है कि हमारे पास कितने तालाब हैं, कितने झील हैं, कितनी नदियां हैं, कितने रिजर्वायर्स हैं। 2011 का एक एटलस था, उसके बाद उसके रिजोल्यूशन में रिफाइनमेंट हुआ, और जब 2021 का ये एटलस आया तो इससे ये पता चला कि हमारे पास लगभग 11,457 ऐसे वेटलैंड हैं जो 2.25 हेक्टेयर से ऊपर के हैं। 2.25 हेक्टेयर का क्या महत्व मैं इसको भी बताऊंगा, और इनका कुल क्षेत्रफल 3,42,443 हेक्टेयर है। मतलब ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.53% है। ये अन्य राज्यों की तुलना में आज भी हम बहुत अच्छे हैं। आज भी हमारे पास 11,000 वेटलैंड हैं, और उन 11,000 में 10,000 तालाब हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ तालाबों का राज्य है। 10,447 ये वैसे हैं जो 2.25 हेक्टेयर से ऊपर के हैं। अब आप पूछेंगे कि 2.25 हेक्टेयर को क्राइटेरिया क्यों लिया गया। जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी छत्तीसगढ़ में बनी है
वो उसका ये काम मैं बताऊंगा आगे कि उनका सर्वे करना, उनको नोटिफाई करना। नोटिफिकेशन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है। हमारे ऑरेंज एरिया के जो नोटिफिकेशन गए थे कि उनको संरक्षित वनों में बदलो, वो भी अभी नोटिफिकेशन की प्रोसेस में कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। इस 2.25 का महत्व यह है कि यदि 2.25 हेक्टेयर से ऊपर की आपकी वाटर बॉडी है तो वेदर नोटिफाइड और नॉट, वेटलैंड रूल्स उनमें लगेंगे, ये नोटिफाई हो चाहे ना हो। और वेटलैंड रूल्स जो हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से जनित हैं, और वो ये कहते हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी है 2022 की, ये सुप्रीम कोर्ट के PIL से जनित है। लोग गए, उन्होंने कहा भाई तालाब सब खत्म हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, आप कुछ करिए, नोटिफिकेशन होते होते तो और हजारों तालाब मर जाएंगे। तो ये एक आदेश निकला था कि इसमें ये सारे रूल्स लागू होंगे और इस तरीके से वेटलैंड को आप संरक्षित करें। ये वेटलैंड की जो क्वालिटी को खराब करते हैं, ये सारी चीजें हैं, और ये यदि होते हैं तो फिर वो एक अपराध होगा, और जब अपराध होगा तो एक प्यूनिटिव एक्शन भी होगा और उसमें एक डिटरेंट इफेक्ट पैदा होगा। क्योंकि जब तक एक डिटरेंट इफेक्ट पैदा नहीं होता है, समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये गलत चीज है। आप ये देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि इसका नॉन वेटलैंड यूज, मतलब अतिक्रमण है, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, मेडिकल वेस्ट जा रहा है, सैनिटरी वेस्ट जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, और तो और सारे खत्म होते जा रहे हैं अतिक्रमण से। 50 मीटर के भीतर कोई भी स्थायी प्रकृति का निर्माण नहीं हो सकता। ये सारी एक्टिविटी जो है, ये लिस्टेड एक्टिविटीज हैं, ये प्रतिबंधित हैं कि वेटलैंड में ये काम नहीं कर सकते। यदि आप करेंगे तो इट विल अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ वेटलैंड रूल्स और आपको दंडित किया जा सकता है। ये दंड का प्रावधान है, जैसा एक्ट में रहता है कि 10,000 से 15 लाख रुपए तक का हम उनको दंड दे सकते हैं। इसके तहत अब ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे स्टेट में जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनी, वो अभी रिसेंट है, दिसंबर 2021 में बनी थी। और उसका इतिहास ये है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेटलैंड रूल्स बनाए, और उन रूल्स में कहा गया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी एक वेटलैंड अथॉरिटी बनाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ में एक वेटलैंड अथॉरिटी बनी हुई है, जिसके माननीय मंत्री जी अध्यक्ष हैं, और लगभग समस्त विभागों के जो सचिव हैं उसके मेंबर हैं, और कुछ उनमें एक्सपर्ट्स हैं। इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि जितने वेटलैंड्स हैं सबको आप सर्वे करिए, सबको नोटिफिकेशन की प्रोसेस में उनका डिमार्केशन करिए। और अभी पिछले दिनों हमारी अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा जी ने एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप कराई थी, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस तरीके से वेटलैंड का संरक्षण किया जाए, उस पर एक नियम बनाया है, और उस नियम के आधार पर हम वेटलैंड्स का डिमार्केशन कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसके नोटिफिकेशन की प्रोसेस चालू होगी। अब चूंकि स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है तो एक जिले में भी होनी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक जिला वेटलैंड कमेटी बनाया है। ये मार्च 2023 में हुआ है, और ये इट इज अ सब कमेटी ऑफ स्टेट कमेटी। तो जिस तरीके से जब डिमार्केशन का काम चालू होगा तो ये सब काम जो है उनके द्वारा करना होगा, और ये जिला वेटलैंड समिति के काम है। जिस तरीके से सभी एक्ट से, सभी रूल्स में कुछ काम दिए रहते हैं, उस तरीके से काम दिए हुए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस काम में जुड़ें। और इसके अलावा जो वेटलैंड्स हैं, जैसे सर ये जो तालाब जो है वो वेटलैंड ही है, वो भी है सर, वो भी है। मैंने सर जो 11,457 का बाइफरकेशन दिखाया, उसमें 10,400 तो छत्तीसगढ़ में तालाब ही हैं सर, 600 रिजर्वायर्स हैं, 121 नदियां हैं, लेकिन बहुत मोटा आप समझें कि सारी वाटर बॉडीज दे आर वेटलैंड्स, और रूल्स उन सब पे लागू होते हैं। सर हमारे यहाँ सैटेलाइट सर्वे हो गया है, सैटेलाइट सर्वे करके हमने उनकी ग्राउंड ट्रूथिंग कर ली है, लोकेशन पता है कि कहां पर क्या है। अब एग्जैक्ट सर्वे करके, चूंकि जमीनें राजस्व की हैं, प्राइवेट हैं, फॉरेस्ट की हैं, तो अब वो डिटेल सर नोटिफिकेशन के लिए हम ग्राउंड ट्रूथिंग चालू कर रहे हैं। अभी ये प्रोसेस चालू हो रही है सर, कुछ जगहों पे हुआ है सर, रायपुर में ही हुआ है। रायपुर में जो हाईकोर्ट के आदेश से सर हम लोग स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने सर सभी कलेक्टरों को उनके जिलों की पूरी सूची के साथ में पूरी जानकारी दी है, और ये कार्रवाई सर चल रही है धीरे धीरे।
बस 2 मिनट लेके मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण वेटलैंड है, जैसे गिधवा परसदा, जहाँ पे हम एक पहला स्टेट बर्ड सफारी बनाने वाले हैं, वहां पर जो पक्षी हमारे पास में आते हैं 5 फ्लाईवेज हैं। छत्तीसगढ़ में जो पक्षी आते हैं विदेश के, वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आते हैं, मंगोलिया चाइना की तरफ से आते हैं, और बहुत ही अद्भुत पक्षी यहाँ पर रहते हैं, पाए जाते हैं। तो ये सर लास्ट में एक मैं ये दिखाऊंगा कि ये गिधवा में बन रहा है, उम्मीद है कि अगले 6 माह में बन जाएगा। और ये इसके आसपास के जितने वेटलैंड हैं, इसमें एक बार राज्य स्तरीय पक्षी सम्मेलन भी हुआ था, माननीय भूपेश बघेल जी उसमें मुख्य अतिथि थे, और वेटलैंड्स इनके आसपास के जो हैं। अब एक लास्ट मैं एक आपसे अपील के तौर पे ये कहना चाहूंगा सर कि धमधा में जो 126 तालाब थे, उसमें से ये कहते हैं कि 5 तालाब गायब हो गए, 121 बचे। 121 में जो 51 तालाब हैं, वो अतिक्रमण जो आप कह रहे थे सर, उसका एक यहाँ पर आंसर है, और हम लोग तो टेकअप करेंगे ही, लेकिन यदि जन अभियान होगा और आप लोगों के मार्गदर्शन में ये चीजें होंगी, तभी ये सफल होगा बड़े स्तर पे सर। जैसे एक तालाब यहाँ मर गया, धीरे धीरे सब आके बस गए। अब उसको कौन किस समय पे हटाया नहीं हटाया, लेकिन आज भी जो 10,000 तालाब हमारे पास में हैं, यदि उनको बचाना है तो एक वेटलैंड मित्र के रूप में सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। और वाटर बॉडीज के कॉन्टेक्स्ट में जब अपन बात करते हैं सर, तो जैसे हमारा जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, धुरमारास है, जितनी भी हमारे पास नदियां हैं और उनके आसपास जहां भी बोटिंग हो सकती है, जहां भी एक छोटा गांव वालों के लिए पिकनिक स्थल बन सकता है, वो सारे के सारे हम टेकअप कर रहे हैं सर। जो भी पोटेंशियल साइट है सबको टेकअप कर रहे हैं जी। है सर, मैं बिल्कुल बता दूंगा सर। यहाँ पे जो रामसर साइट सर पूरे देश में 90 बने हैं, हमारे यहाँ नहीं बन पाए, लेकिन हमारा दावा है कि कम से कम जो साइट्स बने हैं, यूपी ने सर ऐसे ऐसे साइट बनाई कि वैसे तो हमारे पास 50 होंगी। अभी हम लोग भेज रहे हैं सर, कोपरा गया है, 4-5 जलाशय और गए हुए हैं, दलपत सागर भी जाएगा, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे वेटलैंड्स। सवाल का उत्तर ये है कि जो 2.25 हेक्टेयर से ऊपर हैं वो 11,457 हैं, और उसके नीचे जो हैं कितना 21,000 के आसपास है टोटल। मैडम 33,000 टोटल हमारे पास वेटलैंड्स हैं, 33,400 समथिंग। हाँ वो नीचे, वही नीचे बताया, ऊपर वाले तो 11,000 हैं और लगभग 22,000 नीचे वाले हैं। उन सबको वेटलैंड सैटेलाइट ने कवर किया है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास में है। एक पांडे जी, नहीं ठीक है, मैं यही बात कर रहा था। छत्तीसगढ़ के कहावत एक था, छत्तीसगढ़ के पानी और छत्तीसगढ़ के जवानी, ये अभी नहीं है, पहले के पुरखा बन के है, तुम्हारा हमारे गोटनो है जी। अब एक ठऊ कहे के कोस कोस में पानी बदले 15 कोस में पानी। तो आप लोग ये कहना चाहता मैं, ये जब बता तो हो कि 10,000 तरिया है, नरवा है, तो ओमा लखनिया के सोचे बताते रहिए, कुछ योजना चला दो मंत्री मन हमारे ओमा अलग से सर सभी को मैं जानकारी भिजवाऊंगा सर इसमें, और केवल ये अनुरोध है कि वृक्ष वेटलैंड मित्र बना के लोगों को जागरूक करें। ये समस्या सुरसा के मुंह की तरह है, और रिपोर्ट भी है कि पृथ्वी गर्म होते जा रही है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जलवायु का चक्र बिगड़ेगा और बारिश नहीं होगी तो ठंड भी नहीं पड़ेगा, ठंड नहीं पड़ेगा तो गर्मी का भी मौसम नहीं आएगा। तो सरकार और बड़े पूंजीपति मालूम ने अपना जो मस्तिष्क, अपना दिमाग और फायदे के लिए वे लगातार आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ की ज़मीनों को कब्जा करने में लगे हुए। खुसरो की ये पीड़ा हम लगातार देख रहे हैं खुसरो के रूप में, और ये सिर्फ खुसरो की समस्या नहीं है बल्कि व्यापक आदिवासियों की समस्या है। समय रहते अगर इस पर नकेल नहीं लगेगी तो मानव समाज का सर्वनाश का समय बहुत दूर नहीं है।